नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था आरपीएससी का। और उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए थे, नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस थे। आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्योंकि देखो, कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है, तो सॉल्यूशन इसलिए करना जरूरी है कि जो एग्जाम में जो किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नियर अबाउट आपके लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज़्यादा इनमें कोई वेरिएशन होगा नहीं। तो एक बार इनको अच्छे से समझ लेते हैं कि इनके बीच में क्या लॉजिक है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। एक मैंने पेपर लिया, उसके अंदर कुछ देखो निशान भी लगे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है जैसे टिक लगवा ना, कोई ऑप्शन पे हो सकता है वो सही भी है, हो सकता है वो गलत भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अच्छा, सीरीज का अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक, आप लोगों के लेवल को थोड़ा देखते हुए, और सीरीज आपकी क्या 418, देन फाइंड आउट। यहाँ पर कोई मिसिंग नंबर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। 100, 180, 294 एंड 448। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर 4 है, ये 18 है, यहाँ पर ये वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपका 100 है, ये 180, 294, 448। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक तो डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है। अगर मैं बताऊं तो मुझे तो पता है कि भाई इसमें क्या लग रहा है, मुझे दिख रहा है। अब आप लोगों को कैसे दिखेगा, है ना। तो मैं उस चीज के लिए आपको बताता हूँ, क्योंकि आप के एग्जाम में जैसे मान लो नेक्स्ट बारी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तब आप क्या करोगे। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर गेप जो आ रहा है ना, वो 14 का गेप आ रहा है ना, 14 जुड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी कुछ जुड़ेगा, और फिर यहाँ संख्या आएगी, इसमें भी कुछ जुड़ेगा, फिर यहाँ भी कुछ जुड़ेगा। तो यहाँ कितना जुड़ रहा है, तो आप कहोगे सर 80 जुड़ रहा है। क्लियर है। आगे बताइए जरा कितना जुड़ रहा है, आप कहोगे सर 114 जुड़ रहा है। आगे बताइए जरा कितना जुड़ रहा है, तो हमने देखा 148, और ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 154 जुड़ रहा है। ठीक है, यहां पर टोटल कितना जुड़ रहा है, 154 जुड़ रहा है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि यहां पर हमें आइडिया लगाना है कि इसके बीच में क्या हो सकता है, क्या मतलब यहाँ पर सीरीज चल रही है ना। यहाँ पर कितना जुड़ेगा, कितना घटेगा, इसी तरीके से करते हुए हमें जो मिसिंग नंबर है ना, वहां तक चल के आना है। ठीक है, हम मिसिंग नंबर में यहां तक पहुंचेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब आपने देखा कोई आइडिया भी नहीं लग रहा। देखिए कुछ रेंडमली ऐड हो रहे हैं। इसके अंदर मैं देखूं तो यहाँ पर आपका, अब इनके बीच में आप गैप लेना। एक्चुअली में क्या है, ये हम देखें तो 2 स्टेप सीरीज है ना। कैसे, इनके बीच में भी डिफरेंस देखिए, ये कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ 40 जुड़ रहा है। देखो समझना, मैंने क्या हुआ, इस सीरीज से हटके देखो, ये जोड़ना घटाना हम यहाँ चेक कर रहे थे। अब इनके बीच में जोड़ना घटाना चेक करेंगे, और फिर वापस ऐसे चलेंगे उल्टा। ठीक है, तो हमने देखा ये कितना है, 40, क्योंकि आपके पास में इतना एनफ टाइम है कि आप अगर एक सीरीज का क्वेश्चन आए तो उसको अगर थोड़ा सा इस टाइप का आ जाए, थोड़ा टिपिकल टाइप का, तो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा ये 40, इसके बीच में अगर मैं गैप की बात करूं, तो यहां पर गैप आपका देखिए कितना आ जाएगा, इन दो 114, और इसके बीच में अगर गैप की बात करें कितना आ गया, 34। ठीक है, अब क्या करना है, सेम ऐसा ही गैप, यहां भी एक संख्या जुड़ेगी और यहां भी एक संख्या जुड़ेगी। समझ रहे हो ना, ये संख्या भी तो जुड़ेगी ना, इसकी यहां पर एक संख्या जुड़ेगी, इसमें एक संख्या जुड़ेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी गैप, इन दोनों के बीच में भी गैप, और इन दोनों के बीच में भी गैप। अब आप देखिए यहां पर कितना चल रहा है, +6 का चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां भी +6 का चल के 34 हुआ होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहां पर एक स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप में लगभग मैक्सिमम चांस में सिमिलर ही चलता है, हमेशा सेम संख्या जुड़ती है। तो 6 जुड़ के 34, इसका मतलब यहां कितना जुड़ा होगा, 28। ठीक है, यहां कितना जुड़ा होगा, 28। फिर बाद में यहां 6 जुड़ा है, 6 जुड़ के 28, तो इसका मतलब यहां कितना जुड़ा होगा, 22, है ना। और यहां कितना जुड़ा होगा, फिर 6 और कम कर दो, 6 जुड़ के 22 हुआ है ना, तो ये कितना जुड़ा होगा यहां पर, 16। कितना जुड़ा होगा, 16। राइट। अब देखिए, आपको पता है 14 में 16 जुड़ के यहां जो जुड़ने वाली संख्या कितनी हुई होगी, 30, है ना। अब 30 जोड़ना किस में, अब ये आगे इसमें जुड़ेगा 18 में, तो यहां वाली संख्या हमारे पास में 30 जुड़ने पर कितनी आ जानी चाहिए, 48। कितनी आ जानी चाहिए, 48, और ऐसा ऑप्शन में भी है ना। तो हमारा मतलब ये सही चल रहा है, हमारा लॉजिक सही है। आगे और देख लो, चेक कर लो, आपने 30 के अंदर 22 जोड़ के आगे यहां कितना जोड़ना चाहिए, 52। क्लियर है।
अब 52 48 में, अब ये 52 फिर आगे जुड़ेगा, 48 में जुड़ के कितना हो रहा है 100। इसका मतलब हम जो कर रहे थे वो एकदम सही कर रहे थे और हमारा आंसर एकदम सही है ना। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए, हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 4 18 और आपको कितना दिए फाइंड आउट, और यहाँ पर कितना आपका 100 180 एंड 294, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 4 कितना आता है 4। क्लियर है। इसके बाद में देखो 3 की पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए 3 की पावर 3 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां भी क्या चल रहा है, 4 की पावर 3 माइनस 4, है ना। तो ये 4 का स्क्वायर, सॉरी 64 माइनस 16, तो 64 माइनस 16 48, इसका मतलब ये सही आ रहा है। अब आगे वाला चेक कर लेते हैं, तो ये भी 5 की पावर 3 माइनस 5 का स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब ये सही है। तो सेम पैटर्न आपका आगे चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपको क्या दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, शिफ्टिंग की हुई है साथ में, और साथ में इनको क्या हुआ है, कुछ एडिशन वगैरह भी हो रहा है। ठीक है, कैसे, अब गोल गोल और एक आपको दिए माइंड, है ना। और देखिए आपका गोल क्या है और आपका माइंड चकरा जाएगा क्वेश्चन को देखते ही, है ना। श्योर। क्लियर है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी देख लीजिए ये कैसे होगा। तो यहां पर गोल को क्या लिखा जा रहा है, तो आपको सर बी पी एम एच। क्लियर है। यहां क्या लिखा जा रहा है माइंड को, तो ओ जे ई एन एन। ठीक है। एस ओ ए आर को क्या लिखा जा रहा है, अब नहीं पता, वी डोंट नो क्या लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं वापस। कैसे, अब आप इनके नंबर लिख लो ऊपर, या तो नंबर लिख लो या नंबर लिख लो। तो आपने देखा ये तो 7 से 2 लिखा जा रहा है, तो मतलब 5 घट रहा है। ओ पी 1 जुड़ रहा है, ये 12 जुड़ रहा है, ये फिर बाद में 4 घट रहा है ना। फिर एम एम से ओ की देखें तो 2 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर ये घट रहा है, फिर जुड़ रहा है। तो कुछ मतलब एक यूनिक फॉर्म, मतलब यूं कहे ना कि अपने कोई एक मतलब एक पैटर्न नहीं है, यूनिक पैटर्न नहीं आ रहा दोनों के बीच में। ठीक है, तब हम क्या करें, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि इनको देख के आपको थोड़ा सा दूर होके इसे विजुलाइज करके देखो कि आपको ये जो लेटर है, देखो GHABOPLM, है ना, MN, है ना, DENOIJ, मतलब एक एक बढ़ के आपको अक्षर दिख रहे हैं, है ना, कंटिन्यूसली। आप भी थोड़ा सा माथापच्ची करते हैं तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते ही होंगे। तब हमने देखा कि यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, कि जो तीसरा लेटर है ना उसको पहले पर लिख दिया, देखिए, है ना, और वो भी क्या करके, एक जोड़ के। ठीक है, यहां पर तीसरा है उसको पहले पर लिख दिया, और क्या करके, एक जोड़ के। क्लियर है। तो मैंने भी क्या कर दिया भाई, अपने दिमाग तो वही लगाएंगे। ये तीसरा है, इसको मैंने एक जोड़कर लिख दिया, तो ये क्या हो गया बी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये बी हुआ, तो तीसरा और चौथा तो कट गया। क्लियर है। आगे चेक कर लेते हैं। फिर जो चौथा है उसको तीसरे पर लिख दिया एक जोड़ के, है ना। तो यहां भी एक छोड़ दो, और ये तो चौथा है उसको मैंने तीसरे पर रख दिया, वो भी एक जोड़कर, तो आर एस। तो 3 नंबर पर एस आ रहा है क्या, ये देखो बी पहले 1 नंबर पर, ये 3 नंबर पर एस, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर लगभग 50% ये श्योर हो गया कि मेरा आंसर तो ए ऑप्शन ही है। अब की वाले मुझे बस चेक करने हैं, है ना। चेक कैसे करेंगे, देखो, अब आप देखो, पहले को लास्ट में लिखा है इसने, पहले को लास्ट में GH एक जोड़ के, MN एक जोड़ के, तो पहला लास्ट में चला गया एक जोड़ के, तो ST बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा दूसरे पर ही रखा गया है एक जोड़कर, दूसरा दूसरे पर रखा गया एक जोड़कर, तो OP एक जोड़कर, तो ये क्या हो गया P। तो मेरा यहां पर आंसर क्या आ गया, BPST। इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां दिया निम्नलिखित चित्रों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या? वर्गों की संख्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और एकदम इजी है, वेरी इजी। इसके अंदर अगर वर्ग निकालने हो तो वर्ग हमेशा ध्यान में रखना। अपने बात नहीं करते क्या ऐसे कि हम 10x10 का कमरा, 20x20 का कमरा, तो वर्ग के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई समान होनी जरूरी है। तो समान तो कब होगी? जब इसके इक्वल पार्ट है। देखो ये एक सिमेट्रिकल शेप है, तो या तो ये पूरा होगा, है ना, वर्ग अगर होगा तो या तो ये पूरा होगा, पूरा ना हो तो फिर एक ब्लॉक होगा, है ना, ये वाला, ये होगा तो फिर ये भी होगा, ये अकेला हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, और ये दोनों नहीं हो सकते। आपको सर ये हो जाएंगे, ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा आपका आ जाए तो आप वर्ग के केस में हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे नंबर लिख लो 1 2, इसको लिख लिया 1 2, ठीक है। अब क्या करो, आप 2 को 2 से गुणा कर दो, 1 को 1 से गुणा कर दो, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना है? 4। 2 इंटू 2 कितना है? 4। 1 इंटू 1 कितना है? 1। टोटल कितने हो गए? 5। तो ये आ गया 5, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 4 के साथ में गुणा, 3 का 3 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 1 का 1 के साथ में। 4 इंटू 4 कितना है? 16। 3 इंटू 3 कितना है? 9, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना है? आपको सर 4। 1 इंटू 1 कितना है? 1। टोटल जोड़ लो, कितने हो गए? 30। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि वर्ग के रिगार्डिंग कुछ भी आ जाए तो हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन है ये आपका जो पूछा गया वो श्लोक से पूछा गया, न्याय निगमन से पूछा गया, ठीक है। ये आपका किससे पूछा गया? न्याय निगमन वाले टॉपिक से पूछा गया, श्लोक से, ठीक है। और ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। अब देखिए इसमें ये जो जितने भी दिए गए ना वो है कथन, इसके वो क्या है? कथन, ठीक है। और ये क्या दिए गए? निष्कर्ष। हमने क्या पढ़ रखे हैं? हमने तो ये पढ़ रखा है कि अगर कथन निष्कर्ष दिए होते हैं और फिर नीचे छांटना होता है कौन से सही है कौन से सही नहीं है, ऐसा छांटना होता है। जबकि इसने यहाँ पर ही पूछ लिया कि कौन सा नहीं है, डायरेक्ट पूछ लिया। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन बनाया, एक लेवल का क्वेश्चन बनाया इन्होंने, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने भी चाहिए। अब देखिए बोला क्या है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। एक आरएएस बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए। इसका मतलब आरएएस के लिए नेसेसरी कंडीशन है, तो जितने भी आरएएस बनेंगे वो कॉलेज से स्नातक होंगे, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने भी जो आरएएस बनते हैं, है ना, तो मैं कह सकता हूं सभी आरएएस स्नातक होंगे, सभी आरएएस स्नातक होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्नातक, ठीक है। ये कैटेगरी किसकी होगी? स्नातक की। क्लियर है, स्नातक कैटेगरी में आरएएस आ जाएगा। अब देखिए पहला हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा, सभी प्रोफेसर गरीब हैं। तो गरीब और इनका आपस में कोई संबंध नहीं बोला है, देखो इनका कोई लिंक नहीं है, तो अलग से डायग्राम बना लेंगे। सभी प्रोफेसर, ये आपके प्रोफेसर, और सभी प्रोफेसर क्या है? गरीब हैं बेचारे। तो यहां पर क्या कर देते हैं? गरीब कर देते हैं, ठीक है, राइट। अब चलते हैं आगे। कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं। अब एक बात बताओ कि यहां पर आपको गणितज्ञ की बात बोली है और प्रोफेसर का लिंक है, तो अब आपको सर गरीब बीच में आ रहा है, अब क्या करें? आने दो, क्या दिक्कत है? हमें तो प्रोफेसर को काटना है, और वो भी कुछ वाले कंडीशन में काटना है, काट दो ऐसे, ये बन गया गणितज्ञ। क्लियर है। अब कट रहा है तो कटने दो। अब यहां पर एक श्योर निष्कर्ष आ जाएगा, क्या कि कुछ प्रोफेसर अगर गणितज्ञ है तो सारे प्रोफेसर गरीब हैं, तो इसका मतलब कुछ गरीब भी क्या होंगे? गणितज्ञ होंगे। यहां पर एक श्योर रिलेशन आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोला है? कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है, कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। गरीब नहीं है तो गरीब वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है। कॉलेज स्नातक, तो इसका मतलब कोई भी जो कॉलेज स्नातक है वो गरीब नहीं है। तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, ये कॉलेज, ऐसे कैटेगरी में कट कर लेता हूं, ठीक है। हो सकता है ये अंदर भी हो जाए बाहर भी हो जाए, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है, तो अब जो कॉलेज से जो स्नातक है वो गरीब नहीं है, समझ रहे हो, ये वाली हमने कर दिया। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये कॉलेज जो स्नातक हो रहे हैं ना वो गरीब नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप इसको अंदर भी बना सकते हो, है ना। अब देखो आपको आगे क्या दिया गया, हम उन सभी की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या बोला गया है? नेक्स्ट अगर निष्कर्ष की बात करें, एक वैध निष्कर्ष हमें छांटना है इसमें से, जो निष्कर्ष जो वैध निष्कर्ष नहीं है। इसका मतलब 3 तो है। अब बात कर लेते हैं।
कुछ गणितज्ञ आरएएस नहीं है, तो गणितज्ञ और आरएएस की बात हो रही है, गणितज्ञ आरएएस की डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम सीधा देख के बोले तो गलत है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि इनके बीच में रिलेशन तो नहीं है, लेकिन कहीं ये बात सही है कि नहीं है। अगर मान लो ये स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव होते, सारे अगर पॉजिटिव होते तो नो डाउट यहां पर पॉजिटिव निष्कर्ष आते, नेगेटिव वाला क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहां पर नेगेटिव भी तो है, तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अब इनके थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग कंडीशन बन रही है, तो यहां भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया कि जो गणितज्ञ प्रोफेसर थे, और जो सभी प्रोफेसर जो मतलब कुछ जो प्रोफेसर थे वो गरीब, या देखिए सभी प्रोफेसर गरीब हैं, तो कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर थे, तो जो गणितज्ञ प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर गरीब है ना। अब जो प्रोफेसर आपके देखिए यहाँ पर गरीब है ना, इसका मतलब कुछ गणितज्ञ भी क्या हो गए, गरीब हो गए। अब जब कुछ गणितज्ञ गरीब हो गए, अब वो गणितज्ञ, अब जो गरीब है वो कभी स्नातक नहीं हो सकते, तो वो जो गरीब है वो कभी स्नातक नहीं हो सकते, और स्नातक हुए बिना आरएएस नहीं हो सकते। इसका मतलब कुछ गणितज्ञ आरएएस नहीं हो सकते, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ आरएएस प्रोफेसर हैं, कुछ आरएएस प्रोफेसर हैं, तो कुछ आरएएस प्रोफेसर कैसे हो सकते हैं भाई, जब स्नातक और गरीब के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आरएएस गरीब नहीं है, अब सिंपल सी बात है, सभी आरएएस स्नातक हैं और सभी अब स्नातक कभी गरीब नहीं हो सकते और आरएएस भी गरीब नहीं है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसका सही है। प्रोफेसर आरएएस नहीं है। अब यार एक बात बताओ, ये गरीब के अंदर आता है, ये स्नातक के अंदर आता है, जब इनका ये आपस में नहीं बनता, भाई ये इसके घर में रहता है, इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, जब इन दोनों की बाप की नहीं बनती तो इनको बेटाओं की कैसे बनेगी, है ना। तो इनके आपस में भी नहीं बनेगी, इसका मतलब बात तो सही कह रहा है ये, इसका मतलब फोर्थ भी सही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर गलत क्या हो गया, दूसरा, तो ये वैलिड निष्कर्ष नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था कि भी कौन सा नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना कि अगर ए का कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनके बीच में उल्टी बातें हो सकती है कि भाई कुछ अगर ए बी है तो कुछ बी भी ए होंगे, कुछ बी सी है तो कुछ सी भी क्या होंगे, बी होंगे, ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन अगर ए और सी की बात करें तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं कहूँ राम श्याम का दोस्त है, श्याम मोहन का दोस्त है, तो राम और मोहन दोस्त हो या मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई आपको कहते दोस्त है तो गलत है, अगर वो कोई कहते दोस्त नहीं है, एक बात बोले तो गलत है, अगर वो बोल दे कोई दोनों बातें बोल दे तो आप कहोगे या तो है या नहीं है, यह वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर इनकी संभावनाएं व्यक्त करता वो बोलता राम मोहन का दोस्त तो हो सकता है, तो अपने कहते हैं हाँ भाई सही है, हो सकता है, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे इनको ध्यान में रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दे रखा है यदि सीमा और रीमा की जो आयु का जो अनुपात है वो आपको यहां पर गिवन है। सीमा और जो रीमा है उनकी आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो बताओ सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आप लोग कैसे सोल्व करोगे उसकी बात हम करते हैं। अब इसके लिए क्या करना है हमें, आपको पता है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दिया हुआ है ना, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, वर्तमान ऐसे लिखिएगा नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद को ऐसी मतलब धारणा बनानी पड़ेगी, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर ये वर्तमान का दिए। ठीक है, करने की इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन आप देखो जितना बेसिक से करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। सीमा एंड रीमा 9:16 है। क्लियर है, अब क्या करें, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब सोचो 10 साल बाद में इनका हो रहा है, और कितना हो रहा है, 2:3। ठीक है, अब 10 वर्ष अब जोड़ें तो क्या 10 वर्ष इनके अनुपात में थोड़ी जुड़ेगा, ये 10 वर्ष जोड़ना है तो अनुपात में कभी वर्ष थोड़ी जुड़ता है ना। तो आपको सर क्यों नहीं जुड़ता, ये संख्या के अंदर तो जोड़ा ही जा सकता है। क्लियर है, बात तो आपकी सही है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पर एक का 20 साल है, एक की 30 साल है, ये वर्ष में, ये किसमें, वर्ष में, अगर अनुपात इसका देखो 2:3 है, क्या 10 साल बाद की बात करो तो 10 साल बाद ये 30 का होगा, ये 40 का होगा, लेकिन आप इसमें जोड़ दोगे क्या अनुपात में, तो ये तो फिर 12 का, ये 13 का, तो आपने तो और छोटे कर दिए,
है ना। पहला केस होगा दुनिया में कि 10 साल बाद में जो 20-30 साल का आदमी है 12-13 साल का हो जाएगा, ये पहला केस होगा। तो ऐसी गलती करनी नहीं है हमें, ठीक है। तो अब आपको सर तो क्या करना है हमें, तो आप ऐसा मान लो ये इसकी 9x है, वो इसकी कितनी है 16x है। अब जोड़ा जा सकता है क्योंकि एक ऐसा फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 का गुणा था, यहाँ पर 10 का गुणा था, तो ये आपस में कट गए थे, है ना। तो ये इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना, कि भाई एक कोई ऐसी संख्या। अब मुझे इसमें तो नहीं पता ना क्या, यहाँ तो चलो पता चल गया, इसमें तो नहीं पता, तो मैंने x मान लिया इसको, ठीक है। अब आप देखो, आप ऐसा कर सकते हो अब कि 9x प्लस 10, अब ये 10 साल बाद की होगी, और 16x प्लस 10, ये भी 10 साल बाद में। तो 10 साल बाद में इनके आयु का अनुपात 2:3 हो रहा है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको क्रॉस गुणा कर दो, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। ये देखिए कितना हो गया 27x, और प्लस कितना हो गया 30, बराबर में कितना हो गया 32x, और प्लस कितना हो गया 20, ठीक है। इसको इस साइड ले जाओ तो कितना आ जाएगा 5x, ये इस साइड आ जाएगा तो कितना हो गया 10, तो x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब इनकी वर्तमान आयु आप निकाल सकते हो। वर्तमान आयु क्या आ जाएगी इनकी, देखना जरा, इनकी वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर 9 × 2 कितना आ गया भाई 18 आ गया, ठीक है। इसकी अगर बात करें कितनी आ जाएगी, तो आप क्या कहोगे सर 16 × 2, तो ये कितनी हो गई आपकी 32 साल। क्लियर है, ये 32 साल हो गई, और ये आपकी कितनी हो जाएगी 9 × 2 18 साल हो गई। ये वर्तमान आयु है। अब कह रहे सीमा और रीमा की आयु का 6 वर्ष पूर्व अनुपात क्या था। अब वर्तमान जब इतनी आ गई तो आप 6 साल पहले का निकाल लो, 6 वर्ष पूर्व है, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व है। आपको पता है 18 में से 6 घटा दो तो 12, 32 में से 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 26। तो अब कट रहा है तो काट लो इसको, तो 6:13, आपका आंसर क्या आ जाएगा 6:13। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखो। एक गांव की जनसंख्या, ये पाई चार्ट आपको दिया बहुत अच्छा है। एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्न पाई चार्ट में दिखाया गया है। आपको बताया कि गांव में लोग इतने इतने ऐसे हैं, मैंने क्या कहा था आपको बताया भी है, मैंने एक वीडियो डाला भी है एसआई के लिए इंपॉर्टेंट, उसमें ये क्वेश्चन भी है। परसेंटेज में भी होता है और इन डिग्री भी होता है, ध्यान में रखना। तो ये डिग्री में डायग्राम है, तो डिग्री के अंदर टोटल योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है, ऐसे ध्यान में रखो आप इसको। अब कह रहा है नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्न में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है। अब सोचो डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो बराबर ही होगा ना। डिग्री में तो क्या है, आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, आप डिग्रियों का योग करके देख लेना, जो बराबर है वही आपका आंसर है। पहला कृषि और परिवहन चेक कर लेता हूं, तो कृषि में तो कितना है 108, ठीक है। ये कह रहा है कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, नौकरी और परिवहन में जोड़ लेते हैं पहले। तो नौकरी में तो कितने लगे 120 डिग्री, परिवहन में कितने लगे 24 डिग्री, तो कुल मिला के योग 144 डिग्री आना चाहिए। जिसका 144 डिग्री आ रहा है वो आंसर है। तो कृषि और परिवहन में 108, कृषि में 108, और परिवहन की अगर मैं बात करूं तो परिवहन में कितना दिया 24 डिग्री। तो ये तो भाई हो नहीं रहा आपका, ये क्या हो जाएगा 132 डिग्री, तो ये तो आंसर नहीं है। क्लियर है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आगे। व्यापार और उद्योग, व्यापार में कितना है 36 डिग्री, उद्योग में कितना है 72 डिग्री, तो ये तो भाई 108 डिग्री हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। कृषि और व्यापार है, कृषि में कितना है 108 डिग्री, ठीक है, और आपका आगे क्या दिया हुआ है व्यापार 36 डिग्री। अब इसको जोड़ें तो कितना आ रहा है 144 डिग्री। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करके देख लेना, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये उद्योग और इसका कर रहा है तो ये लगभग 180 डिग्री जा रहा है, कृषि और उद्योग का कर रहा है तो 180 डिग्री जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है, आगे चलते हैं। आपको परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, इसमें ध्यान में रखना। कमल और लक्ष्मण दो सगे भाई है। देखिए यहाँ पर आपका कमल दे रखा है, ये कमल है और लक्ष्मण है, ठीक है, ये दोनों सगे भाई है, ये आपका लक्ष्मण है, ठीक है, लक्ष्मण। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति। अब ओम और प्रेम के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो ओम और प्रेम को दोनों के बारे में हमें नहीं पता, तो इनको ऐसे लिख देते हैं। विवाहित दंपति का मतलब ये पति पत्नी है, ठीक है, विवाहित दंपति। अगर विवाहित कहता तो ओम हो सकता है किसी और के साथ शादी हो रखी हो, प्रेम की किसी और के साथ में, लेकिन दंपति बोल दिया ना, तो दंपति तो मतलब पति पत्नी है आपस में। क्लियर है, उसके बाद में देखो नंदिनी और कमल की पुत्री है। नंदिनी कमल की पुत्री है। अब कमल की जो पुत्री है वो कौन है, नंदिनी है, तो नंदिनी यहां आ जाएगी, ठीक है, ये नंदिनी है, नंदिनी,
ओके, क्लियर है। इसके बाद में देखो, लक्ष्मण प्रेम का पिता है, और लक्ष्मण है वो प्रेम का पिता है, तो भाई प्रेम तो यहां आ गया है ना, प्रेम से इसको यहां बिठा दो, ये प्रेम आ गया। अब प्रेम यहां आएगा तो ये पति पत्नी है, तो यहां पर ये ओम भी आ जाएगा, क्लियर है। अब मुझे ये नहीं पता कि ओम पति है या प्रेम पति है, दोनों को कोई कंफर्म नहीं हो रहा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं, फिर क्या पता चली जाए। आपको क्या दिया कि लक्ष्मण की पत्नी चंचल है, और लक्ष्मण की जो पत्नी है, वाइफ है, वो चंचल है, ये आपकी चंचल, क्लियर है, आपकी नहीं है, ये लक्ष्मण की पत्नी चंचल है, ठीक है। और कमल की मां का नाम मधु है, और कमल है उसकी मां का नाम मधु है। अब कमल की मां का नाम मधु है, तो इसका मतलब कमल मधु का बेटा है, ये इसकी मां का नाम है, और लेडीज को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ओम लक्ष्मण का दामाद है, अब ओम लक्ष्मण का दामाद है, तो ओम दामाद है, इसका मतलब ओम तो लड़का है, तो ये लड़की हो गई, तो लक्ष्मण की बेटी होगी ना प्रेम, और प्रेम का पति ओम हो गया, ये अब कंफर्म हो गया हमें, ठीक है। दया ओम की पुत्री है, अब जो दया है वो ओम की पुत्री है, तो भाई प्रेम की भी तो पुत्री होगी, ये दया है, क्लियर है, पुत्री है, ये लो नेगेटिव। अब आपको अगर यहां भी नहीं पता चलता ना, पहली बात तो पता चल जाना चाहिए आपको, अगर रीजनिंग में थोड़ा बहुत अगर सेंस रखते हो तो, नहीं तो यहां पता चल जाएगा। प्रेम नंदिनी की क्या लगती है, तो लगती है तो नेगेटिव है, लड़की है, ठीक है। प्रेम नंदिनी की क्या लगती है, सोचो कमल और लक्ष्मण भाई भाई थे, ये दोनों भाई भाई थे, और ये तो भाई की लड़की होगी ना, कमल की लड़की नंदिनी, लक्ष्मण की लड़की प्रेम, ये आपस में क्या होगी, चचेरी बहन होंगी, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मशीन के मूल्य का अवनमन 10% प्रति वर्ष होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर उसकी रेट एक्स थी तो 10% अवनमन होता है, अवनमन का मतलब होता है डिक्रीमेंट, ठीक है। तो 10 गया तो कितना बचेगा, 90/100, ठीक है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया, और खरीदने के बाद में अब मूल्य इतना है, तो सोचो 3 वर्ष पूर्व पहले एक्स का था, हर साल 10% घटता गया, तो ये 90/100, 3 बार लिख देंगे 90/100, ठीक है। ऐसा होते होते अब जो खरीदा गया ना वर्तमान मूल्य 8748 है, ठीक है। अब 0 से 0 अगर कट रहा है तो काट दीजिए, थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो ये काट दिया है ना, ये देखिए ये कट गया, तो x का मान अब जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8748 इंटू नीचे कितना बच गया 1000, और बट्टे में कितना आ जाएगा भाई 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब इनको कट रहा है तो काट दो, 9 का मैं इसमें अगर भाग दूं तो यहां पर जाएगा 9 बार, ठीक है। फिर बचा 64, ठीक है, तो 9 7 63 होता है, फिर 2 बार जाएगा, अब 9 का फिर जा रहा है, इसमें और काट दो तो 1 बार गया, फिर 0 8 चला गया, फिर 9 का 1 बार और जा रहे हैं, है ना, तो 12, तो यहाँ पर जो टोटल रेट है वो कितनी आ गई 12000, यानी जो रेट है वो कितनी आ जाएगी 12000, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर पुस्तकालय में, ये मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती है ये सत्य है, ये मानना है कि पुस्तकालय में, अब अगर ये नहीं कहना, अगर ये बोलता ना पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं होती है ये सत्य है, तो हमें ये उसको सत्य मानना होता, ठीक है। लेकिन बोला कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, तो होती है तो भाई सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है। अब देखो सही कुछ भी हो सकते हैं, कुछ संभावनाओं वाले भी सही हो सकते हैं, तो हमें श्योर जो राइट है उनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, केवल का मतलब क्या है, सिर्फ, यानी रेस्ट्रिक्शन को कि अदर जगह नहीं हो सकती, तो ये तो बात तो जची नहीं भाई, है ना, तो ये गलत है। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, तो बात तो सही है, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। भाई यार पुस्तकालय में आप पुस्तकें नहीं रखोगे तो क्या वहां पर कुछ गिटार रखोगे क्या, या कुछ और रखोगे, है ना, तो वहां पर आपको क्या रखनी पड़ेगी, पुस्तकें तो रखनी पड़ेगी, तो बात तो इसकी सही है, मतलब कर देते हैं थोड़ा बहुत सही है ना। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते, अरे यार जहां पुस्तकें होंगी तो वहां तो पाठक भी तो होंगे, है ना, तो इसका मतलब नहीं होते, तो इसका मतलब ये बात तो इसकी गलत है, ठीक है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, फिर वही बात, ये तो बात वैसे ही कर रहा है, केवल पुस्तकों के लिए, केवल का मतलब सिर्फ, सिर्फ का मतलब आप इंग्लिश में बात करें ओनली, ओनली का मतलब रेस्ट्रिक्शन,
रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई अदर के लिए आप मनाही कर रहे हो, है ना, मनाही, अदर के लिए मनाही। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा भाई, अदर चीजें भी तो हो सकती है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, ये बात गलत है। तो यहां पर हमने देखा निश्चित रूप से सही क्या है, सेकंड यानी बी ऑप्शन आपका राइट, यानी कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। ठीक है, ये बात इसकी सही है। आगे चलते हैं, जब पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं होंगी तो फिर शोभा नहीं देगा ना। आगे वाला देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरा ऑफलाइन क्लास में करवाया हुआ भी है, जितने भी बैच में अगर मैंने ये पढ़ाया है, कथन तर्क का टॉपिक मैंने जहां भी पढ़ाया है उस बैच के अंदर मैंने ये निश्चित रूप से क्वेश्चन करवाया है। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो चेक कर सकता है, वहां पर आपको जरूर नोट्स में मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है, और ये आई थिंक रिपीट भी हुआ है, एक बार आया हुआ भी है एग्जाम में, है ना। देखो इसमें क्या दिया है, कथन और तर्क आधारित है। अब देखिए इसके अंदर आपको दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है और कथन भी दे रखा है। कथन क्या दिया हुआ है कि क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये इस चीज की पैरवी कर रहा है कि जितने भी जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी कोर्सेज चलते हैं सभी सब्जेक्ट के, उनका एक इक्वल सिलेबस कर देना चाहिए, सेम सिलेबस की ये बात कर रहा है ना। अब क्या इसके नीचे 3 तर्क दिए हुए हैं, तर्क पहला, दूसरा और तीसरा। अब आपको बताना है कि कौन सा तर्क है वो इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, क्या वो मतलब कहां तक सही है, हमें तर्क वितर्क इसके साथ में करना है। ठीक है, लॉजिकल वे में हम बात करेंगे। क्लियर है, देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर तर्क क्या है कि हां देश के शिक्षा तंत्र में एकरूपता लाने, यानी देश के शिक्षा तंत्र में एकरूपता लाने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जब भी ओनली, सिर्फ, केवल, एकमात्र इसकी बात करें तो वो आप कह सकते हो, जैसे मतलब कोई कहता है ना कि नहीं सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो वो सिर्फ वहम ही हो सकता है उसको, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी इसको एकमात्र वहम ही है कि ये तर्क तो क्या हो गया, गलत हो गया भाई। एकमात्र तरीका मतलब ये कह रहा है कि एकमात्र तरीका ही है, मतलब मैं सिलेबस बराबर करके इनको सब एक रूपता ला सकता हूँ, सिमिलरिटी की फॉर्म में इनको ला सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये इसको सिर्फ मात्र वहम है और कुछ नहीं है, तो ये आपका तर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जैसे मान लो, अब एक चीज बताओ कि जैसे कुछ अभी कोरोना काल में कुछ स्टेट ने क्या किया, एग्जाम लिए। ठीक है, यहां पर इक्वल सिलेबस की बात हो रही है। क्लियर है, अब कुछ ने क्या किया, एग्जाम लिए 10th 12th के, और जो ग्रेजुएशन के कईयों ने एग्जाम नहीं लिए, है ना। कईयों ने तो सीधा लिख दिया प्रमोटेड, प्रमोट कर दिया, है ना, बच्चों को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। कईयों ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ उनको जैसे मतलब परसेंटेज भी दे दिए, है ना, प्रमोट भी कर दिया, परसेंटेज भी दे दिए। और कई जगह जैसे 10th 12th में अपने राजस्थान में देखें तो उन्होंने क्या कर दिया, परसेंटेज जैसे मतलब जैसे है कि बांटे हो ऐसे आराम से, मतलब कैंप लगा लगा के परसेंटेज बांटे हैं ऐसे 90, 95, है ना, 99.9 ऐसे मतलब परसेंटेज दे रखे हैं। अब बताओ कि जिन स्टेट में एग्जाम नहीं हुए, है ना, कईयों को प्रमोट किया, कईयों के एग्जाम लिए, तो एग्जाम लिए और जिनको परसेंटेज ऐसे दिए उनके बीच में दिन रात का फर्क आ जाएगा, उनके बीच में परसेंटेज की कोई मतलब वैसे देखे ना कोई सिमिलरिटी नहीं है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। तो अब वो लोग जैसे मान लो कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करें और वहां पर अगर ओनली परसेंटेज के एक क्राइटेरिया हो कि 90% अबोव वाले इसके पेपर दे सकते हैं, तो वो तो दे ही नहीं सकते, जिन्होंने पेपर दे के पास किया वो तो दे ही नहीं सकते। जिनको परसेंटेज ऐसे ही मिले हैं वो लोग तो वहां पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज को अगर मतलब इस जो समस्या को हटाने के लिए ये बात इसकी सही है, तो तर्क सेकंड है वो इसका सही है। आगे वाला देखिए, अब तर्क नहीं और हाँ दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड क्या है कि नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता, स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। अब ये चीज कहां तक सही है, कहां सही नहीं है।
अब ये कह रहा है कि स्वायत्तता की बात कर रहा है कि यूनिवर्सिटी को देखो उसको अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। बात इसकी सही है, कैसे? क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग अपने लेवल की होती है। कुछ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का ज़्यादा महत्व होता है, अदर में थोड़ा सा कम वेटेज उसको दिया जाता है। कुछ डायरेक्ट जैसे रिसर्च बेसिस होती है, तो उनमें क्या है कि वो अपने अकॉर्डिंग, यानी अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेबस डिसाइड करते हैं। तो है ना, तो ये उनकी स्वायत्तता के अकॉर्डिंग इनकी बात भी सही है। ठीक है, तो तर्क अपना थर्ड भी सही है। तो सेकंड और थर्ड दोनों मजबूत है, इसका मतलब ऑप्शन एक सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि आज का हमारा जो भी पेपर हुआ था, इस पेपर में ये क्वेश्चंस आपके आए हुए थे मैथ्स और रीजनिंग के, और काफी अच्छे एक लेवल के क्वेश्चंस थे, जिनको हम, हाँ मैथ्स नो डाउट थोड़ी इजी थी, है ना, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो काफी अच्छे थे। तो नेक्स्ट आने वाले जो एग्जाम, जैसे मतलब कल है, वो परसों है एग्जाम है, तो उसकी इसी लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक बार नो डाउट इनको देख के जाएं, और घबराने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप नॉर्मल वहां पर थोड़ा सा टाइम देके इनको थोड़ा सा सोच भर के इनको आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जो सॉल्यूशन मैंने बताए वो अच्छी तरीके से समझ में आए भी होंगे। आई होप आपने कुछ वहाँ पर अपने कुछ मानक खुद तय किए होंगे आगे वाले एग्जाम को लेके। और रेगुलर इसी तरीके के और भी आपको वीडियोस वगैरह रीजनिंग के देखने के लिए, मैथ्स के देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।